नमस्कार। इस प्रेजेंटेशन में हम विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें कि अंग्रेजी में पंक्चुएशन मार्क्स कहा जाता है। बोलते समय कभी हम थोड़ा रुकते हैं तो कभी अधिक रुकते हैं। अपने भावों को व्यक्त करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के हाव भाव व्यक्त करते हैं। ठीक उसी तरह से लिखते समय उन्हीं भावों को व हाव भावों को पाठकों को अच्छी तरह से सही संप्रेषित करने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे कि भाषा जो है वो स्पष्ट, अर्थवान और भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन विशेष प्रकार के चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहा जाता है। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग ना किया जाए तो हम अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं, यानी कि किसी बात का अर्थ कुछ और हो और उन चिन्हों का प्रयोग ना करें तो उसका मतलब कुछ और भी निकल सकता है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। पहले वाक्य में हमने ये बताया है कि उस व्यक्ति को रोक लीजिए, उसे जाने मत दीजिए। दूसरा उदाहरण है रोको मत जाने दो। उस व्यक्ति को रोकने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, उसे जाने दो। तो विराम चिन्ह की परिभाषा हम यूँ कह सकते हैं कि भाषा में भावों अथवा अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रचलित विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्ण विराम, जिसे कि इंग्लिश में फुल स्टॉप बोला जाता है। अल्प विराम, कॉमा, अर्ध विराम, सेमीकोलन, प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंटरोगेशन, विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन साइन, उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा, जो कि सिंगल इन्वर्टेड भी हो सकता है और डबल इन्वर्टेड भी हो सकता है, योजक चिन्ह, हाइफन, कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट्स, लाघव चिन्ह, एब्रीविएशन, उपविराम चिन्ह, कॉलन, विवरण चिन्ह, डिस्क्रिप्शन साइन और निर्देशक चिन्ह, डैश। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम वाक्य की पूर्णता को प्रकट करने के लिए पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक तथा विस्मय बोधक वाक्यों के अलावा सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे विद्यालय खुल गया, सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। दूसरा है अल्प विराम चिन्ह। पढ़ते समय बहुत थोड़े समय रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी अर्ध विराम से कुछ कम देर तक रुकने के लिए अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। रेखा, राधा, राहुल और मोहन को बुलाओ। तरुण, इधर आकर बैठो। अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग कुछ और स्थितियों में भी किया जाता है, जैसे समान महत्व के पदों, शब्दों तथा वाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे वह वीर, कौमा, साहसी और कर्मठ है। संबोधन के बाद भी हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे मित्रों, यह पढ़ने का समय है। उद्धरण चिन्ह से पूर्व, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा से पूर्व भी हम अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे नेताजी ने कहा, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा शुरू, मैं आप लोगों की गरीबी दूर करूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हाँ और नहीं के बाद भी
अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाँ, कॉमा, मुझे आगरा जाना है। दूसरा वाक्य, नहीं, कॉमा, मुझे क्रिकेट नहीं खेलना है। तो ये है अल्प विराम। अगला हमारा आता है अर्धविराम चिन्ह। अल्प विराम से अधिक किंतु पूर्ण विराम से कम समय रुकने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेहमान आ गए हैं और वह शीघ्र चले जाएंगे। मेहमान आ गए हैं, वह शीघ्र चले जाएंगे। तो यह अर्धविराम चिन्ह का उदाहरण है। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक चिन्ह जो है प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तुम कहाँ रहते हो? इनका प्रयोग प्रश्नवाचक चिन्ह जो होते हैं, यदि एक ही वाक्य में कई प्रश्नसूचक उपवाक्य हों तो पूरे वाक्य की समाप्ति पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। यदि एक ही वाक्य में यानी एक ही सेंटेंस में कई प्रश्नसूचक उपवाक्य होते हैं तो पूरे वाक्य की समाप्ति पर यानी पूरे सेंटेंस के समाप्त होने पर, खत्म होने पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कहाँ गया, कब गया और क्यों गया। अगला आता है हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह। विभिन्न भावों, आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि को प्रकट करने तथा संबोधन के लिए भी विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी विस्मय, भय, शोक, घृणा, हर्ष आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक या विस्मय सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, कितना सुंदर चित्र है। राम, इधर आना। अगला हमारा आता है उद्धरण चिन्ह। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से प्रस्तुत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा, अल्प विराम, फिर उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, करो या मरो। दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद कर देते हैं, क्लोज हो जाता है। तो वाक्य में प्रयुक्त कवि या लेखक के उपनाम, पाठों के शीर्षक, पुस्तक, समाचार पत्रों आदि के नाम को एक हरे उद्धरण चिन्ह यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से दर्शाया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जो है वो उनका उपनाम है, तो जिसे हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होता है। अगला हमारा आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने और तुलना करने के लिए किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं समान अर्थ वाले अथवा विपरीत अर्थ वाले शब्द युग्मों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आज हम दाल भात खाएंगे। मैं दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता रहूँगा। कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह यानी ब्रैकेट्स। ऐसी सामग्री जो मुख्य वाक्य का अंग नहीं होती, कोष्टक के भीतर रखी जाती है। या फिर हम कह सकते हैं कोष्टक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के मध्य आए कठिन शब्दों के अर्थ लिखने अथवा नाटक आदि में निर्देश देने के लिए किया जाता है। जैसे मनुष्य स्वभावतः जिज्ञासु होता है। अब जिज्ञासु का अगर किसी को अर्थ नहीं पता है तो उस अर्थ को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला। पिताजी चिल्लाते हुए, ये एक नाटक के डायलॉग्स हैं। तो पिताजी को इस टाइम पे चिल्लाते हुए बोलना है कि निकल जाओ यहाँ से। तो पिताजी का जो इमोशन होगा इस डायलॉग के लिए वो चिल्लाते होगा, जिसे हमने कोष्टक में लिख दिया है। अगला है हमारा लाघव चिन्ह।
लाघव चिन्ह किसी बड़े शब्द को छोटा लिखने के लिए उसके प्रथम अक्षर को लिखकर लाघव चिन्ह लगाया जाता है या लगा दिया जाता है। इस तरह शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने में इसका प्रयोग होता है। यानी शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर को डा करके लाघव चिन्ह लगा दिया, प्रोफेसर में प्रो करके लाघव चिन्ह लगा दिया। उपविराम चिन्ह, जहां किसी बात को अलग करके दिखाना हो तो वहां उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या जहां वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वह अपूर्ण विराम चिन्ह या उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण के अनेक नाम हैं, कॉलन लगाया, मोहन, गोपाल, गिरिधर आदि। अगला है हमारा विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग तब होता है जब किसी बात का विवरण या उदाहरण हमें अगली पंक्ति में देना हो अथवा या किसी विषय अथवा बात को समझाने के लिए अथवा निर्देश देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग संवाद, वार्तालाप आदि में और किसी कथन, उक्ति, अवतरण के बाद उसके लेखक के नाम से पहले किया जाता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग जो है कथन, उद्धरण और विवरण के लिए किया जाता है। जैसे श्री प्रताप ने कहा, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। ये निर्देशक चिन्ह का यहाँ पे उपयोग किया गया है। अगला है हमारा हस्पद या त्रुटिपूरक चिन्ह। जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है, मिस हो जाता है, तो उसे लिखने के लिए हस्पद या त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे हमें बहुत मिस हो गया तो उसको हमने त्रुटिपूरक चिन्ह लगाकर लिख दिया बहुत। तो पूरा सेंटेंस बना हमारा, मोहन बहुत अच्छा लड़का है। नीतू आएगी, तो कल हम भूल गए तो उसे हस्पद या त्रुटिपूरक चिन्ह लगा के लिखा, नीतू कल आएगी। इस प्रेजेंटेशन में हमने सीखा कि भाषा में स्पष्टता लाने के लिए व्याकरण में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। मुख्य विराम चिन्ह हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह, उपविराम चिन्ह, विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और हस्पद या त्रुटिपूरक चिन्ह। आशा करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको विराम चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।